हाँ, तो तृतीय विश्व के जो देशों की विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, निर्यातों पर आश्रित जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार, अत्यधिक खर्च, सैन्य सामग्री पर खर्च, विधायिका का ह्रास और असंतुलित घटक। यानी कि जो तृतीय विश्व के जो देश हैं उनकी ये विशेषताएं हैं कि जो विकासशील हैं ये विकास की दौड़ में अभी बने रहे हैं या अपना प्रयास कर रहे हैं। तो ये मैंने जो विशेषताएं लिखी, ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है कि सबसे पहले तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि जो विकासशील राष्ट्र हैं सबसे पहले उनकी विशेषता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि उनकी जनसंख्या का अधिकतर भाग जो है कृषि पर आश्रित है। तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान के अभाव में तीसरी दुनिया के अल्प विकसित देश अधिकांशतः कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि जीविकोपार्जन या बागवानी पर आधारित है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव व कच्चे माल के निर्यात में ही सभी कृषक लगे हैं। विश्व जनसंख्या में लगभग 1.3 बिलियन कृषि पर निर्भर है, जिसमें से 1 बिलियन इन्हीं देशों में है। व्यावसायिक संरचना में असंतुलन होने के कारण तथा कृषि पर निर्भरता अधिक होने से राष्ट्रीय आय में कमी होती है। तो सबसे पहले जो बात है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उनकी जो अर्थव्यवस्था का मूल ढांचा है वो कृषि पर निर्भर है। दूसरी बात करते हैं अपन निर्यातों पर आश्रित। निर्यातों का मतलब यानी कि उनकी जो कच्चे माल या आपूर्ति की जो होती है वो निर्यातों पर अधिकतर डिपेंड करता है, यानी कि निर्यातों पर वो ज़्यादा आश्रित हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक निर्यात नुकसानदायक नहीं होते, परंतु यदि कच्चे माल का अधिकांश भाग विदेशों को जाता है और उसके बदले में उन्हें कम लाभ प्राप्त होता है तो आर्थिक विकास नहीं बढ़ता। तीसरी दुनिया के देश अपने निर्यातों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इन्हीं अल्प विकसित देशों का निर्यात का राष्ट्रीय आय से अनुपात 20% कम है, यानी कि वो अत्यधिक मात्रा में निर्यात करते हैं और आयात अगर कम होता है, निर्यात अधिक हो रहा है, तो कहने का तात्पर्य है कि अधिकतर निर्यात हो रहा है तो उससे आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरे देशों की अपन बात करें जनसंख्या वृद्धि, यानी कि तकनीकी ज्ञान और जो स्वास्थ्य संबंधी जो ज्ञान है वो बहुत ही कम होता है, तो इससे जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत बढ़ती है और जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न संकट की कई बार उनमें समस्या उत्पन्न होती है। विकासशील देशों में जो जनाधिक्य अधिक है तथा जनसंख्या वृद्धि दर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है। जनसंख्या में कमी है ही वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि कई आर्थिक कठिनाइयाँ जो है वो उत्पन्न करती है। नंबर 4 की बात करते हैं अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ उसमें स्थायित्व नहीं पाया जाता, सरकारें बार बार बदलती रहती हैं, तो इससे काफ़ी जो है नुकसान होता है। जो विकासशील जो देश हैं उनकी विकास की रफ्तार वो नहीं पकड़ पाते, अपनी सरकारों को जमाने ही में ही वो हमेशा लगे रहते हैं। लोकतंत्र अभी तक अस्थायित्व के दौर में है, यानी कि तृतीय विश्व के देशों की बात करें लोकतंत्र के संदर्भ में तो अभी वो अस्थायित्व के दौर में है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रिया संक्रमण के दौर में होने के कारण संविधानों में लोकतंत्र के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। संविधानों में बार बार मौलिक संशोधन किए जाते हैं तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य आरोपित कर दिया जाता है। इन राज्यों का लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र के नाम से पुकारा जाने लगा है। इन लोकतंत्रों में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा के समान स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा लोकतंत्र की साधना के ही हैं, यानी कि सरकारों का जो है वो अस्थिर दौर चलता रहता है और वो विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पाते। नंबर 5 की बात करते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार। इन देशों में भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो बहुत अधिक होती है। भ्रष्टाचार की आम शिकायत रहती है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में 90% कर वसूल कर लिए जाते हैं, वहाँ इन देशों में कर वसूली लगभग 50% से भी कम हो पाती है। इन देशों में विकास कार्य सरकारी कोष पर निर्भर करता है और वंचना से प्रभावित होता है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार इन देशों में खूब फैला है। तो भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो एक आम समस्या यहाँ बनी हुई है। अत्यधिक खर्चे की बात करते हैं। तीसरी दुनिया के जो देशों में है अभिजन वर्ग अनाप शनाप खर्च करता है। जो धन विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए उसे राजनीतिक और प्रशासनिक अभिजन अपने भोग विलास के लिए खर्च करता है। नंबर 7 की बात करते हैं सैन्य सामग्री पर अत्यधिक खर्च, यानी कि जो इन देशों की
जो सेना है, आर्मी वगैरह है, और भी सेना से संबंधित कार्य होते हैं, तो उनमें बजट का जो बहुत अधिकांश भाग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च किया जाता है। नंबर 8 की बात करते हैं, विधायिका का ह्रास, यानी कि इन देशों में जो बहुल समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर संघर्षशील शक्तियों के तनाव व खिंचावों से त्रस्त रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडल ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण संयोजनकारी भूमिका निभाने में सर्वथा असफल रहते हैं, अतः कार्यपालिका अध्यक्ष तानाशाह किसी स्थिति में आ जाता है। ठीक है। नंबर 9 की बात करते हैं, असंतुलित घटक, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। उन घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सीमांत प्रतिफल समान रहता है। गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए मिल जाता है, परंतु अल्प विकसित देशों में उत्पादन के विभिन्न घटकों में अचलता देखी जाती है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जाना चाहते, यद्यपि वर्तमान में उनका उत्पादन कुछ नहीं है। जाति प्रथा सामाजिक व संस्थागत विचार पूंजी गतिशीलता तथा विनियोग उद्योग को प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीज़ें इन विकासशील देशों में देखने को मिलती है। 5 नंबर का सवाल इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि तृतीय विश्व के देशों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं मैंने यहाँ मोटी मोटी लिखी हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, निर्यातों पर आश्रित, जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अत्यधिक खर्चे, सैन्य सामग्री पर खर्च, विधायिका का ह्रास और असंतुलित घटक। तो ये बात आपको इसमें पूछी जा सकती है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कि तीसरे देशों में जो विविधता पाई जाती है वो किन क्षेत्रों को लेकर पाई जाती है। तीसरे देशों में जो विविधता है वो तीसरे देशों में जो विविधता पाई जाती है वो सबसे पहले अपन बात करते हैं संसाधनों के क्षेत्र में पाई जाती है, जनसंख्या के क्षेत्र में पाई जाती है, जातीय क्षेत्र से पाई जाती है, राजनीतिक विरासत, आधुनिक और सामाजिक संस्कृति, शासन संबंधी विविधता और आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्रों में ये विविधता पाई जाती है। हाँ, तो तीसरी देशों में जो विविधता पाई जाती है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ मैंने लिखे हैं कि एक तो है संसाधनों के क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, जनसंख्या की दृष्टि से विविधता पाई जाती है, जातीय दृष्टि से विविधता पाई जाती है, आधुनिक व पारंपरिक संस्कृति की दृष्टि से विविधता पाई जाती है, शासन संबंधी विविधता पाई जाती है और आर्थिक व्यवस्था संबंधी विविधता पाई जाती है। तो आपको जो परीक्षा में है वो सवाल किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तृतीय विश्व के देशों की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं या तृतीय विश्व के देशों में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो जो विविधता के बिंदु हैं वो मैंने लिखे कि संसाधनों की क्षेत्र के दृष्टि से अपन देखें तो किसी देश में बहुत अधिक मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं, किसी देश में बहुत कम मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, किसी देश में भूभाग छोटा है और जनसंख्या घनत्व काफ़ी विस्तार क्षेत्र में पाया जाता है। जातीय दृष्टि से समरूप जातीय वाले समुदाय किसी देश में ज़्यादा है, आधुनिक और पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भी देखा जाता है। तो सबसे पहले अपन संसाधनों के क्षेत्र की दृष्टि से जैसे अपन बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी अधिक विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए सूडान के पास विकास हेतु संसाधन काफ़ी कम है, जबकि नाइजीरिया के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। तो यहाँ संसाधनों के क्षेत्र में भी काफ़ी जो है विविधता पाई जाती है। दूसरी जनसंख्या की दृष्टि से अपन बात करें कि किसी देश का भूभाग छोटा है तो उसमें जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और जैसे कई देशों का भूभाग काफ़ी बड़ा है तो जनसंख्या विरल रूप में पाई जाती है। तीसरे नंबर की बात करते हैं जातीय दृष्टि से। जातीय दृष्टि से तीसरी दुनिया के देश जातीय समूह की दृष्टि से भी काफ़ी एक दूसरे से भिन्न है। चिली जैसे कुछ देशों में समरूप समाज पाए जाते हैं, जबकि अन्य देशों में 2-3 जातीय समूह पाए जाते हैं और उनमें काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नाइजीरिया में आइगोज तथा हाउमास में योरूबा में जो संघर्ष चला उसमें गृह युद्ध की स्थिति
उत्पन्न होती है। तो जातीय आधार पर भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। नंबर 4 की बात करते हैं, आधुनिक व पारंपरिक संस्कृति। कई देशों में आज भी पारंपरिक संस्कृति पाई जाती है। राजनीतिक चेतना का अभाव है और भी पुरातन ग्रामीण धार्मिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ देशों में परंपरागत अवस्था को आधुनिक अभियान द्वारा चुनौती दी जा रही है। तो ये भी उनमें एक विविधता का रूप है, आधुनिक व पारंपरिक संस्कृति। अगले बिंदु की बात करते हैं, शासन संबंधी विविधता। तो कई देशों में आज राजतंत्र विद्यमान है, कई देशों में लोकतंत्र है, तो उसी प्रकार उनमें भिन्नता है। अभिजनीय शासन, कहीं पर राजतंत्र, कहीं पर निर्वाचित सरकारें, कहीं पर पश्चिमी प्रतिमान की सरकारें तथा कहीं पर सैनिक शासन पाया जाता है। आर्थिक व्यवस्था संबंधी अपन बात करते हैं विविधता। तृतीय विश्व के देशों की जो अर्थव्यवस्था उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से अपने आयात निर्यात पर निर्भर करती है। कुछ देशों के लिए विदेशी व्यापार उतना महत्वपूर्ण है। कुछ देशों में लोगों की आय में भारी अंतर पाया जाता है। तो अर्थव्यवस्था संबंधी भी बहुत ही काफ़ी जो है भिन्नता देखने को मिलती है। तो एक बार मैं यहाँ दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि तृतीय विश्व के देशों की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में, और तृतीय विश्व के देशों की विविधता यहाँ पूछी जा सकती है। तो ये आपको लिखना संसाधनों के क्षेत्र में, जनसंख्या की दृष्टि से, जातीय दृष्टि से, आधुनिक व पारंपरिक संस्कृति की दृष्टि से, शासन संबंधी विविधता और आर्थिक व्यवस्था संबंधी जो है भिन्नता तृतीय विश्व के देशों में पाई जाती है। इससे आगे वाले बिंदु पर हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।